गंगा नदी की सफाई जलीय जैव विविधता को संरक्षित करने के उद्देश्य से नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। शुरुआती प्रयासों में नदी के ऊपरी सतह की सफाई से लेकर बहते हुए ठोस एवं गीले कचरे के निस्तारण पर जोर दिया गया, जिसका परिणाम अब दिखलाई पड़ने लगा है। गंगा किनारे बसे गांवों के समन्वित विकास पर ध्यान केंद्रित कर गंगा संरक्षण का काम शुरू किया गया। वाराणसी गाजीपुर सीमा पर गोमती गंगा के संगम के पास स्थित कैथी गांव में इस परियोजना का क्रियान्वयन बृहद स्तर पर किया गया। इसी गांव में प्रसिद्ध मार्कंडे महादेव का मंदिर स्थित है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थ पर्यटक आते रहते हैं। डॉल्फिन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कैथी गांव के गंगा गोमती संगम क्षेत्र को चुना गया। यहां गंगा नदी में डॉल्फिन की अटखेलियां देखी जाती हैं। इन्हें देखने के लिए पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। गंगा जी का डॉल्फिन को लेके एको पर्यटन का बहुत ही अच्छे संभावनाएं हैं। इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग टूरिज्म के लिए जो नाविक है यहाँ पर, जो मल्लाह बंधु है, उनके कैथी घाट पर ऑलरेडी 35 से ज़्यादा बोट तैनात हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो टूरिस्ट आते हैं वाराणसी में रिलीजियस टूरिज्म के लिए खासकर, उन्हें एको टूरिज्म से भी जोड़ते हुए यहाँ का जो स्थानीय नाविक है, इनका आय में वृद्धि भी होगा। इसके साथ साथ गंगा जी में डॉल्फिन देखने आने से यहाँ स्थानीय लोगों का इकोनॉमिक गेन्स भी बढ़ेंगे। उसके साथ साथ एक डॉल्फिन का संरक्षण के प्रति अवेयरनेस का एक हमारा पर्पस सर होगा। गंगा और गोमती के संगम क्षेत्र में गांगेय डॉल्फिन के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। गांगेय डॉल्फिन की नदी में उपस्थिति गंगा के निर्मलीकरण के लिए आवश्यक है। डॉल्फिन मछली नहीं, एक स्तनधारी प्राणी है। गांगेय डॉल्फिन को सुसु के नाम से जाना जाता है। यह पल भर में ही पानी में ओझल हो जाने वाला जलीय स्तनधारी जीव है, जिसके त्वचा का रंग भूरा व चिकना, पूंछ चौड़ी व चपटी तथा शरीर के अग्रभाग में लंबा थूथन है। डॉल्फिन बचाना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉल्फिन गंगा का जो इकोसिस्टम है, रिवर का इकोसिस्टम है, इसको बचाने में इसका अहम योगदान है। ये गंगा का जो फूड चेन होता है, इसमें सबसे ऊपर इसका स्थान होता है, अपेक्स रोल होता है इसका। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व आवर गैंगेटिक डॉल्फिन। गंगा किनारे के गांव कैथी में नए घाट के निर्माण के बाद घाटों की और आसपास के क्षेत्रों की साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की गई। यहां आने वाले पर्यटकों के लिए गांगेय डॉल्फिन जलद सफारी की सुविधा पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इससे आंचलिक नाविकों को रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा। मार्कंडे महादेव कैथी में पर्यटन विभाग द्वारा 2 जगह घाट बनाया जा रहा है। एक तो घाट प्रसाद योजना के अंतर्गत पहले बनाया गया था, जिसका विस्तारीकरण 35-35 मीटर दोनों ओर किया जा रहा है। इसके अलावा संगम पे, जहां गंगा और गोमती जी का संगम है, उस पे हाफ मून शेप अर्धचंद्राकार एक घाट पर्यटन विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। इन दोनों घाटों के बनने से पर्यटकों को गंगा और गोमती के संगम और उसके साथ साथ गंगा जी में दर्शन, पूजन, स्नान आदि का लाभ मिलेगा। इससे साथ ही वहाँ पर गैंगेटिक डॉल्फिन, जो कि गंगा और गोमती के संगम में बहुत प्रचुर मात्रा में हो गई है, जिसको वन विभाग द्वारा गैंगेटिक डॉल्फिन और डॉल्फिन सफारी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इस हेतु भी पर्यटकों में एक उत्साह है और पर्यटकों को लाने के लिए अप्रोच रोड भी सिंचाई विभाग जो हमारा कार्यदायी संस्था बना रही है। तो भविष्य में एक मार्कंडे महादेव मंदिर और मार्कंडे महादेव घाट और संगम घाट, इस पूरी एक टोटल टूरिज्म एक्टिविटी रहेगी और पर्यटकों के लिए 1 डे का एक टूर वहाँ पर आयोजित कराया भी जाता है। बीच बीच में एक पूरी 1 डे एक्टिविटी के लिए संपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में मार्कंडे महादेव कैथी डेवलप हो जाएगा। गंगा के घाट ये तो हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहे हैं। सर्दियां शुरू होते ही इन घाटों पर विदेशी मेहमानों की अटखेलियां शुरू हो जाती हैं।
7 समंदर पार करके आए साइबेरियन पक्षियों का झुंड और उनका कलरव पर्यटकों का मन मोह लेता है। साइबेरियन पक्षियों की चहचहाट आकर्षित करती है। पर्यटकों की एक आवाज पर ये पक्षी उड़कर पास चले आते हैं। गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए कैथी गांव में ही कछुआ सेंचुरी की स्थापना की गई है। मांसाहारी कछुए जल में पड़े अवशिष्टों का निस्तारण कर देते हैं, जिससे होने वाले प्रदूषण में काफी कमी आई है। गंगा जी के संरक्षण में जो टर्टल्स, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उसमें कई ऐसे प्रजाति है जो मांसाहारी है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं और गंगा जी को साफ करने में एक अपना योगदान देते हैं। उनका जो भी डिसीज्ड मछली हैं, मछलियों का पॉपुलेशन कंट्रोल करने में एक बड़ा योगदान देते हैं। इस तरह से एक बहुत ही इकोलॉजिकली नदी का हेल्थ को डिसाइड करने में इन कछुओं का भी एक बहुत बड़ा रोल है, एक इंडिकेटर भी है। नमामि गंगे परियोजना में केवल गंगा की सफाई और जैव विविधता के संरक्षण पर ही काम नहीं हो रहा, बल्कि परियोजना में आजीविका के अवसर भी उपलब्ध कराए गए हैं। जिसकी जीविका गंगा पर चलती है, उनके परिवार की महिलाओं को हम धूप अगरबत्ती और प्रसाद बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। जिसकी जीविका वो अपने घर पर बैठ के प्रसाद बना के, धूप अगरबत्ती बना के, जो नजदीकी मंदिर है, घाट है, वहाँ पर बेच के अपनी जीविका चला सकती हैं। मछुआरा समुदाय की महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें प्रशिक्षित किया गया, जिससे वे अपनी आजीविका कमा सके। ये प्रशिक्षित महिलाएं पूजा सामग्री बनाकर और उनकी बिक्री कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। हमारा गांव गंगा किनारे बसा हुआ है, जो कि मार्कंडेय महादेव धाम से नाम से प्रसिद्ध है। हम यहाँ समूह चलाते हैं और समूह में बैठकर बीच में महिलाओं के बीच बैठ करके आपस में अपनी बचत को उपयोग करने के विषय में बात करते हैं। और हम महिलाएं मिलकर के अगरबत्ती और लड्डू का प्रशिक्षण लेकर के और बाकी महिलाओं को सिखाने का भी कार्य करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और बना करके अपने आसपास के मंदिरों और जहाँ भी सेल वगैरह लगता है वहाँ ले जाकर बिक्री करने का 1-2 महिलाएं मिलकर के जाती हैं और बिक्री करके आती हैं। उस तरह से हमें पैसे का जो आमदनी होता है फिर हम लोग अपने समूह में इकट्ठे करके रखते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल फिर आगे मार्केटिंग करने का करते हैं और उसके बाद सामान लाकर फिर इसी तरह से हम लोग रोजमर्रा के कार्य के साथ अगरबत्ती बनाने का भी कार्य करते हैं। नमामि गंगे परियोजना से गंगा जल ही स्वच्छ नहीं हुआ, बल्कि पूरे जलीय तंत्र में काफी परिवर्तन आ चुका है। स्वच्छ जलधारा में जलीय जीव का प्रजनन दर और जीवन काल दोनों बढ़ गया है। कैथी गांव में गंगा प्रहरी का समूह इसी तत्परता से गंगा नदी की स्वच्छता, जैव विविधता के संरक्षण की निगरानी करने के साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों की मदद करते हैं। तो मार्कंडेय महादेव कैथी घाट पर जितने हमारे नवयुवक सदस्य हैं, उन लोगों से घाट की सफाई करवाते हैं। गंगा ग्राम के किनारे जितने भी वाराणसी के जो 44 गंगा ग्राम है, गंगा प्रहरी है, गंगा के स्वच्छता और डॉल्फिन संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। नमामि गंगे परियोजना कैथी गांव में स्वच्छता, आजीविका, इकोसिस्टम के संरक्षण और पर्यटन को एक साथ जोड़कर चलाई जा रही है, जो गंगा नदी के संरक्षण की दिशा में एक समग्र प्रयास का प्रमाण है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस बदलते हुए मौसम में हम कई ऐसी बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं जिनसे हमें अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना होता है। आज हम इन्हीं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के काय चिकित्सा आयुर्वेद संकाय से डॉक्टर ओपी सिंह जी को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि बदलता हुआ मौसम चल रहा है और कोविड का भी प्रकोप चल रहा है, तो इस स्थिति में हम अपने आप को और अपने परिवार को कैसे बचा के रख सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद की दृष्टि से या जो भारतीय संस्कृति है उसकी दृष्टि से अगर हम देखें जी, तो जब जब मौसम बदलता है, विशेष रूप से जो ये मौसम चल रहा है
सर्दियों का जो मौसम जब आता है उस समय हमारी शरीर प्राकृतिक इम्यूनिटी गेन करती है, जिसकी वजह से हमें छींक आना, सर्दी जुकाम होना, कभी कभी बुखार आ जाना, कमजोरी लगना, ये आम समस्या होती है। लेकिन वैदिक काल से, जब से हमारा चिकित्सा विज्ञान है, लगभग 3000 वर्षों से ज़्यादा समय से जी। वो ये बताता है कि हमें कुछ ऋतुचर्या, दिनचर्या उसका पालन करना है और खान पान किस तरह से हमको लेना है उसका पालन करना है, जिसकी वजह से कि हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो बूस्टअप होती है। जी। तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कैसे अंतर स्पष्ट करें कि हमें नॉर्मल फ्लू है, टाइफाइड है, मलेरिया है या कोविड है, तो हम अंतर कैसे स्पष्ट करें इसका? निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि शरीर से ज़्यादा मानसिक स्थिति पूरे दुनिया की, विश्व की ज़्यादा भयावह हो गई है। उसमें चाहे चिकित्सक हों, चाहे कम पढ़े लिखे लोग हों, चाहे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हों, सभी की जो शारीरिक से मानसिक स्थिति, तो उसमें जो भेद करने के लिए सबसे आवश्यक है कि किसी को एक छींक आ जाने से या थोड़ी खांसी आ जाने से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप ये देखिए कि आपके खाने का स्वाद आपको मिल रहा है कि नहीं, सूंघने का स्वाद आपको मिल रहा है कि नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो वो कोविड नहीं है जी। और वो जनरल वायरल फीवर है। फिर अगर आपको सर्दी के साथ में सपोज बुखार आता है और बुखार के साथ में कपकपी लगती है शरीर में, तो आप मलेरिया या यूटीआई, जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, पेशाब के रास्ते में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन हो जाता है। फिर डेंगू का भी समय, डेंगू फीवर, ये डेंगू फीवर भी उसका भी समय चल रहा है। तो डेंगू में भी हमको ये देखना है कि हमको बहुत ज़्यादा कमजोरी लगना या प्लेटलेट कम होना या चमड़ों के ऊपर, शरीर के ऊपर कुछ हेमरेजिक स्पॉट्स, काले स्पॉट्स आ जाना। तो इस तरह से हमको इन रोगों में विभेद करना चाहिए। और जो टाइफाइड की अगर बात लेते हैं तो टाइफाइड जो है उसमें पेट की प्रॉब्लम होती है, आंत का बुखार या इंटेरिक फीवर। तो इस तरह से हमको इसमें भेद कर लेना आवश्यक है। जैसे कि आपने बताया कि हर अलग अलग जो बीमारियां हैं उनके अलग अलग लक्षण हैं, हम एक दूसरे को इकट्ठे ना करके इनके जो अंतर है उसको समझें और हम मानसिक तनाव से बचे रहें और खुद को बचा के रख सकें। जी। और जहाँ तक सावधानियों की बात है, उसमें 3 प्रकार की सावधानियाँ विशेष रूप से हमने बताया कि गंध, आप देखिए कि नाक से आपको स्मेल आ रही है, आप अपने घर में भी इसको चेक कर सकते हैं, किचन में चेक कर सकते हैं, अगरबत्ती या पूजा करते समय चेक कर सकते हैं, हवन जब करते हैं उस समय चेक कर सकते हैं, और जो खाना खाते हैं उसमें आपको टेस्ट मिल रहा है कि नहीं। अगर ऐसा होता है, नहीं मिलता है, गंध नहीं मिलती है, तो थोड़ा आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। और आप कोविड सेंटर्स हैं, L1, L2, L3 सेंटर्स हैं, जहाँ पे भी आप हैं उस हिसाब से आप इसकी जांच करवा लीजिए, डॉक्टर से परामर्श करिए। और सावधानी ये है कि मास्क लगाना, गुनगुना पानी पीना, और जो भी हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उसमें मुख्य रूप से हम बताएंगे कि जो हमारे मसाले हैं जी। भारत में मसालों का प्रयोग हम लोग करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जिससे हम लोगों का जो इम्यून सिस्टम है या गले में या नाक के जो साइनसेस हैं उसमें जो चाहे वो कोविड वायरस हो या अन्य वायरसेस हैं उसकी वजह से वहाँ टिक नहीं पाते हैं। जब वो टिक नहीं पाएगा तो निश्चित रूप से छींक के माध्यम से, खांसी के माध्यम से बाहर निकलेगा, या सपोज अगर पेट में चला जाएगा तो वो थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कर सकता है, जैसा कि कोविड में भी होता है। तो मसालों का प्रयोग, उसमें त्रिकटु चूर्ण है, शुंठी, पिप्पली, मरीच जिसमें पड़ता है, गिलोय का काढ़ा जो कि हमारे देश को और दुनिया को उसने बचाया है इस कोविड काल में और इसके पहले भी, क्योंकि गिलोय जो भी जागरूक जनता रही है वो गुड़ या गिलोय, जिसको अमृता कहा जाता है, उसके काढ़े का प्रयोग हमेशा करके अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप रखते थे लोग। तो उसका प्रयोग हम लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक चिकित्सकों की, आयुर्वेदिक चिकित्सकों के या अन्य चिकित्सकों के परामर्श से करना है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम ठीक रहे। और हम यदि हमें इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उसके लिए सावधानियां बरतना बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमारा रोग या हमारे अंदर का वायरस किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को समाज में ट्रांसफर ना हो। जी, ना हो पाए। जी, तो दोस्तों जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरी सावधानी बरते, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना से अगर आपको बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, और डॉक्टर साहब ने जिन जिन बातों को बताया है उनका ध्यान रखें, तो आप अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं और अपने परिवार को भी। डॉक्टर साहब अपना कीमती समय निकाल कर आपने हमारे कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
भारत सरकार देश के अल्पसंख्यकों के हितों के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं, जिससे यह अल्पसंख्यक समाज की मुख्य धारा से जुड़कर देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। अल्पसंख्यक समाज के लोगों में सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूकता भरने के लिए महापंडित राहुल सांकृत्यायन शोध एवं अध्ययन केंद्र की ओर से पवाड़कर स्मृति भवन के गद्दे सभागार में अल्पसंख्यक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अतिथियों द्वारा राहुल सांकृत्यायन के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम सुधार सिंह ने अल्पसंख्यकों को संबोधित करते हुए कहा, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं और मैंने बहुत करीब से मोहम्मदाबाद, मुबारक और आजमगढ़ में सम्मिलित मऊ के बुनकरों को देखा है, उनकी स्थितियों को देखा है, किस तरह से मेहनत करने के बावजूद भी गरीबी में पिस रहे हैं। अगर सरकार इतनी सारी योजनाएं दे रही हैं, जिसका प्रचार कर रहे हैं साहिब साहब और आदिल और अमीनुद्दीन जैसे लोग आप तक पहुंचा रहे हैं, उन योजनाओं का स्वागत करिए। आप जाइए, जानकारी लीजिए और अपने अधिकार को समझिए। अधिकार को जानना समझना बहुत बड़ी चीज है। हथकरघा और वस्त्र उद्योग के सहायक आयुक्त डॉक्टर नितेश धवन ने सरकार द्वारा बुनकरों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में बताया। बनारस की अगर बात करें तो करीबन 25,000 हथकरघा बुनकर बनारस में आज भी हैं और करीबन 1.5 लाख से ज्यादा पावरलूम बुनकर हैं। तो अगर रफ एक एस्टिमेट आप लगाते हैं तो केवल बनारस जनपद में ही लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच बुनकर हैं जो इस क्षेत्र में कार्यरत है। इनके लिए सरकार, और इसमें 95% अल्पसंख्यक के लोग हैं और ये आज चूंकि मंच अल्पसंख्यकों के लिए है, उनके लिए योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए है, तो इन्हीं 5 मूलभूत आवश्यकताओं को, इन्हीं सिद्धांतों पे क्या क्या सरकार कर रही है उसके बारे में मैं संक्षेप से बताना चाहूंगा। हुनर की बात करें तो यहां पे उस्ताद योजना का लगा हुआ है। आपने देखा होगा कि अल्पसंख्यक दस्तकारों, शिल्पकारों को मौका देना, मार्केट मुहैया कराना, ठीक है। हुनर के लिए अभी वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसको हम समर्थ योजना कहते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में 1300 करोड़ रुपए का निवेश भारत सरकार ने की घोषणा की है और इसमें टेक्सटाइल में जो स्किल गैप है, यानी हुनर की जो कमी है और मार्केट की जो डिमांड है, उसमें गैप को पूरा करने के लिए समर्थ योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत सारे युवाओं को ट्रेनिंग देने की योजना है। बुनकर उद्योग फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब जुबैर आदिल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपस्थित जनों से अल्पसंख्यकों को मिलने वाली योजनाओं का जिक्र किया। अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, उनके छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए योजना का उसको लाभ मिल सकता है, उनको सब्सिडी के तौर पर भी लाभ मिलेगा। उस्ताद योजना, जैसे हम लोग हुनर है, हुनर हमारे अंदर है, लेकिन टेक्निकल तरीके से हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम सरकार निरंतर चलाती रहती है। जैसा नितेश धवन जी ने भी बताया, सीखो और कमाओ, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। हमारी धरोहर योजना, अल्पसंख्यक की जो विरासत है उसको संजोना, बचाए रखना भी सरकार ने एक जिम्मेदारी के तौर पर स्वीकार किया है। यूनिसेफ के बाल संरक्षण सलाहकार जनाब अमीनुद्दीन ने अल्पसंख्यकों को शिक्षित होने पर बल दिया और स्वयं का उदाहरण पेश करते हुए कहा, मैं अपने बच्चों को अक्सर ये कहता हूँ कि मैं यूनिसेफ में काम करता हूँ, मैं प्राइवेट नौकरी, मेरे पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये मत सोचना कि जो है तुम्हारे लिए कुछ गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस छोड़ के जाऊंगा। कमाना तुम्हें अपने से पड़ेगा, लेकिन तालीम पर जितना खर्च करवाना चाहते हो, मैं मजदूरी करके तुम्हारे लिए खर्च कर दूंगा। मैं मजदूरी करके कर दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन जो है तालीम पर जितना खर्च करवाना चाहते हो खर्च करवा लो। जो है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों के तालीम पर जो है काम करें। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान अल्पसंख्यक प्रभाग के जनाब मोहम्मद शाहिद ने अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा,
देखिए योजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ योजनाएं समाज को बढ़ाने के लिए सरकार लाती है ताकि किसी का किसी तरह शोषण ना हो सके। अल्पसंख्यक समाज को भी बढ़ाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन बदकिस्मती कह लीजिए या ये कह लीजिए कि हमारी जागरूकता की कमी है, हमारी अवेयरनेस की कमी है कि हम वहां तक पहुंच नहीं पाते और वो हम तक आ नहीं पाते। हम अपनी रोजी रोटी से बाहर निकलकर अपने आप को डेवलपमेंट करने के बारे में सोच नहीं पाते। हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे आपको अधिकार बताए जाते हैं। मैं चंद अधिकार आपको भी बता देता हूं, मौलिक अधिकार हैं, आपको एक बुकलेट दी गई है। इस बुकलेट में आपको चंद अधिकार बताए गए हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और अपनी संस्कृति, अपनी कस्टम को पाने का अधिकार दिया गया है। इन अधिकारों को अमली जामा आप पहनाते हैं। यह सरकार पूरे हिंदुस्तान में अपने संविधान के द्वारा हर नागरिक को बराबर अधिकार देती है। ब्लॉक मिशन मैनेजर जनाब अखलाक अहमद ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चलने वाले स्वयं सहायता समूह के बारे में समझाया। स्वयं सहायता समूह ये ग्रामीण परिवेश में जो महिलाएं हैं, जो किसी भी कास्ट की महिलाएं हैं, इनका बहुत छोटा सा एक समूह बनाते हैं, जो कि 10 रुपया साप्ताहिक पे उनकी बचत कराते हैं। जैसे हम अपने घर में जो पैसा जमा करते थे, गुल्लक में जमा करते थे, तो जितना हम जमा करते थे जब फोड़ते थे तो उतना ही मिलता था, उससे कोई बढ़ के तो मिलता नहीं था। लेकिन सरकार ने क्या किया कि आपकी इसी जो गुल्लक की प्रवृत्ति थी, बचत करने की आदत थी, इसको इसने दूसरे रोजी से जोड़ दिया कि आपका जो पैसा है वो गुल्लक में ना रह के बैंक में रहेगा। सरकार ने एक बचत करने की योजना बनाई और जब महिलाएं साप्ताहिक 10 रुपया जमा कर रही हैं तो सरकार भी उनके खाते में कई अलग अलग तरीकों की निधियां भेज रही हैं। तो अभी तो 15,000 का रिवॉल्विंग फंड भेजती है, फिर 1,10,000 रुपये का CIF कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से भेजती है। यानी 1,25,000 रुपया एक समूह, जो 10 महिलाओं का समूह है, शायद उसमें से कुछ ही महिलाएं ऐसी होंगी जो अपने अच्छे से अपना नाम भी लिख पाती हैं। यानी बिल्कुल निरक्षर ग्रामीण एरिया की महिलाएं हैं, उनका सरकार ने समूह तैयार किया 10 महिलाओं को, और उनको 1,25,000 रुपया इसलिए दे रही है कि आप इस पैसे का इस्तेमाल रोजी रोटी के लिए करेंगे। अद्वी मंच के महासचिव जनाब समर गाजीपुरी ने समाज को शिक्षित करने पर बल दिया। जो समाज जितना अच्छे ढंग से अपने समाज को शिक्षित करता है, वो देश उतना ही शिक्षित होता है, और वही देश विकसित होता है जो सबसे ज्यादा शिक्षित होता है। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट बहुत पहले आई थी, उसके अध्ययन आम आदमियों ने नहीं किया, लेकिन जो चीज़ें अखबारों में, मीडिया में आई, उससे अंदाज़ा लगा कि जिस समाज के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं वो तालीम के क्षेत्र में, शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है, और उसकी जो तमाम वजहें हैं उस पर उन्होंने प्रकाश डाला है, लेकिन उसके जिम्मेदार हम आप भी हैं।